गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार बीए पार्ट सेकंड पॉलिटिकल साइंस की आपकी क्लास में। और आज हम पढ़ेंगे ब्रिटिश संसद के बारे में। आपको पता है कि आजकल हम बीए पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट पढ़ रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ब्रिटिश संसद का नया चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं। और उसमें आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ब्रिटिश संसद की संप्रभुता के बारे में। तो संप्रभुता की बात करें उससे पहले थोड़ी सी चर्चा ब्रिटिश संसद के बारे में। ब्रिटिश संसद कहते किसको हैं, इसकी चर्चा हम थोड़ी सी करते हैं यहाँ पर। संसद में सम्राट सहित संसद के जो दो सदन हैं वो शामिल हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ये तीनों मिलाकर के संसद कहलाते हैं। भारत के संदर्भ में बात करें तो राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा तीनों मिलकर के संसद कहे जाते हैं। आर्टिकल 79 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सब प्रावधान है। क्योंकि ब्रिटेन का लिखित संविधान नहीं है, लेकिन वहां संसद की जब बात होती है, संसद की परिभाषा में ये तीनों अंग आते हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और क्राउन, सम्राट, ये तीनों मिलकर के संसद कहलाते हैं। जैसा मैंने कहा कि आज हम पढ़ेंगे संसद की संप्रभुता के बारे में, सॉवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट। क्या मतलब है इसका? सॉवरेनिटी का मतलब होता है सर्वोच्च शक्ति। ये एक प्रमुख विशेषता है ब्रिटिश संविधान की। संसद की संप्रभुता या संप्रभुता एक प्रमुख विशेषता है ब्रिटिश संविधान की। इसी बात को स्पष्ट करते हुए डायसी, जो एक प्रसिद्ध विधिवेत्ता हुए हैं, उन्होंने कहा कि संसद की संप्रभुता हमारे संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। उन्होंने कहा है ऐसा। इसी तरह से सर एडवर्ड कोक, एक और विधिवेत्ता हुए हैं, उनका भी कथन है कि संसद की शक्ति इतनी सर्वोच्च है, सर्वोपरि है कि उसकी कोई सीमा नहीं मानी जा सकती। यानी असीमित शक्तियां प्राप्त हैं संसद को। वैधानिक दृष्टि से संसद विधि निर्माण के क्षेत्र में सर्वोपरि संस्था है। इसका सीधा सा अर्थ ये है। ब्रिटिश संसद की संप्रभुता क्या है, अगर आपसे कोई पूछे तो आप ये बताइए कि विधिक दृष्टि से ब्रिटिश संसद विधि निर्माण के क्षेत्र में सर्वोच्च शक्ति रखती है। यही अभिप्राय है इसका। इसी बात को स्पष्ट करते हुए डिलोम के कथन का मैंने कई बार उल्लेख किया था, पहले भी किया है। वो कहते हैं कि संसद केवल स्त्री को पुरुष बनाने और पुरुष को स्त्री बनाने के अलावा सब कुछ करने में समर्थ है। यानी सर्वोच्च शक्तियां उसके पास है, उसकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है। डायसी महोदय ने भी यही कहा है कि संसद अगर उचित समझती है तो किसी व्यक्ति को अपने ही मामले में न्यायाधीश बना सकती है। सामान्यतः ये एक प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है कि कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता, लेकिन संसद इतनी शक्तिशाली है कि वो किसी व्यक्ति को अपने ही मामले में न्यायाधीश भी बना सकती है। उसको आप मतलब विधिक दृष्टि से आप उसको चुनौती नहीं दे सकते। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इसका अभिप्राय क्या है, संसद की सर्वोच्चता या संप्रभुता का अभिप्राय क्या है। इसको कुछ विभिन्न संदर्भों में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि ब्रिटिश संविधान में विधि निर्माण की शक्ति एकमात्र संसद को दी गई है, अन्य किसी संस्था को नहीं दी गई है। और अगर अन्य किसी संस्था के पास विधि निर्माण की शक्ति है तो वो संसद ने दी है, संविधान ने नहीं दी है। प्रत्यायोजित है, वो रिवॉल्यूशन के तहत मिली है और पार्लियामेंट उसको वापस ले भी सकती है। तो पहली बात यह है कि ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत विधि निर्माण की शक्ति केवल और केवल संसद को है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश संसद संप्रभु है, सर्वोच्च है। दूसरी बात, उसकी शक्ति पर कोई सीमा नहीं है, किसी प्रकार की कोई सीमा नहीं है। न वहां पर संघीय शासन की सीमा है, न कोई न्यायपालिका की सर्वोच्चता की सीमा है। किसी प्रकार की, यानी किसी भी प्रकार की विधि वो बना सकती है, कोई भी विधि बना सकती है संसद, किसी भी विषय पर कोई भी विधि बना सकती है। तीसरी बात, वो किसी भी विधि में संशोधन कर सकती है, उसको बदल सकती है। चौथी बात, वहां पर संविधान
में संशोधन करने का भी पूर्ण अधिकार संसद के पास ही है, और जिस प्रकार से वो सामान्य विधि बना सकती है उसी प्रकार से संविधान से संबंधित संशोधन भी कर सकती है। जैसे एक विद्वान ने कहा है कि जैसे जंगली चिड़ियाओं की रक्षा के लिए कानून बना सकती है संसद, वैसे ही प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और जो है सम्राट के संबंध में विधि बना सकती है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। सन 1701 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जिसमें राजपद के उत्तराधिकार के संबंध में नियम बनाए। इसी तरह से मिनिस्टर्स ऑफ क्राउन एक्ट 1937 में बनाया। इसी तरह से और बहुत सारे कानून संसद ने बनाए हैं समय समय पर, और ब्रिटिश संविधान को काफी कुछ बदल दिया है। अभी 2005 में जो कानून बनाया गया, सुधार अधिनियम जो पारित हुआ, उसके द्वारा वहां पर लॉर्ड सभा के पास के जो लॉ लॉर्ड्स की व्यवस्था थी, जो न्यायिक क्षेत्र में सर्वोच्चता रखते थे, उस व्यवस्था को बदल करके एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी संसद ने। तो यानी संसद उसी प्रकार संविधान को भी बदल सकती है जिस प्रकार वो कानून को बदल सकती है। चौथी बात ये कह सकते हैं हम इसको समझाने के लिए कि वहां पर संसद की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है। यानी न्यायालय संसद के द्वारा बनाई गई विधि का परीक्षण नहीं कर सकता, जैसे भारत या अमेरिका में कर सकता है न्यायालय। उस प्रकार से ब्रिटेन में कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट अब हो गया है, लेकिन वो व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानून को अवैध घोषित नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से ब्रिटिश संविधान की कुछ विशेषताएं हैं जो संसदीय सर्वोच्चता को स्थापित करती हैं, जैसे एकात्मक शासन, दूसरा न्यायिक सर्वोच्चता या न्यायिक पुनरावलोकन का अभाव, और तीसरा संविधान का लचीलापन। ये तीन ऐसे आधार हैं जो संसदीय सर्वोच्चता को स्थापित करते हैं ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत। लेकिन ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि ब्रिटिश संसद जो है मनमानी कर सकती है, तानाशाह हो सकती है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। यानी कुछ सीमाएं उस पर हैं। विधिक दृष्टि से वो सर्वोच्च है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन व्यवहार में कतिपय सीमाएं उस पर हैं जिनको उसको ध्यान रखना पड़ता है विधि बनाते समय। तो ये सीमाएं कौन सी हैं, व्यवहारिक सीमाएं कौन सी हैं? पहला, जनमत। देखिए, लोकतंत्र है तो जनमत तो सर्वोपरि होता है। विधिक दृष्टि से भले संसद सर्वोच्च है, लेकिन व्यवहार में संसद जो है जनमत की उपेक्षा नहीं कर सकती। जनमत के अनुरूप ही संसद को चलना पड़ता है, जनमत का ख्याल संसद को करना पड़ता है। जैसे, और कई बार क्या होता है कि इसका फायदा भी उठाता है। कई बार जैसे संसद में किसी सरकार का विरोध होता है, सरकार जो है सरकार को भंग कर देती है, विधानमंडल को भंग कर देती है और जनता की राय लेने के लिए चली जाती है। या बहुत बार जनमत संग्रह भी कराती है संसद। जब व्यवस्थापिका में विभाजन होता है किसी मुद्दे पर, कोई निर्णय पर तक नहीं पहुंच पाते सर्वसम्मति से, तो उसके लिए फिर जनता के पास जाते हैं। जैसे उदाहरण 1975 में ईईसी में शामिल होना है या नहीं होना ब्रिटेन को, इस पर जनमत संग्रह कराया और जनता ने कहा कि हाँ हो जाइए, शामिल हो गए। इसी तरह से अभी 2016 में आपको याद होगा ब्रेक्जिट के मामले पर कैमरून सरकार जो थी, डेविड कैमरून की सरकार थी उस समय, उन्होंने जनमत संग्रह कराया और जनता की राय मांगी। जनता ने कहा कि हाँ ब्रेक्जिट होना चाहिए, ब्रिटेन को जो है ईयू से यानी यूरोपियन यूनियन से अलग हो जाना चाहिए। ये जनता की राय निकल करके आई और वो प्रक्रिया अभी चल रही है अभी, और जनवरी 2021 में जो है ब्रिटेन संभवतया ईयू से अलग हो जाएगा। तो ये जनमत बहुत बड़ी चीज है। दूसरी चीज है नैतिकता। नैतिक बंधन भी होते हैं संसद पर। कोई संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो नैतिक दृष्टि से गलत हो। इसी बात को समझाते हुए जेनिंग्स महोदय ने लिखा है कि नीली आंखों वाले, अगर संसद नीली आंखों वाले बच्चों की हत्या करने का आदेश दे तो उन नीली आंखों वाले बच्चों को बचा के रखना एक अपराध होगा, लेकिन कोई पागल इस संसद ही ऐसा कानून बनाएगी और पागल जनता ही उसका पालन करेगी। तो उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया इस प्रकार से कि नैतिकता के खिलाफ जाकर के संसद कोई कानून नहीं बना सकती। तीसरी सीमा है परंपराएं। ब्रिटिश जो परंपराएं हैं उनके खिलाफ जाकर के संसद सामान्यतया कानून नहीं बनाती है। हाँ, कुछ परंपराएं ऐसी होती हैं जो कालातीत हो जाती है, उनका महत्व खत्म हो जाता है, तो भले संसद उनको बदल दे, कानून बना दे, लेकिन जब तक वो परंपराएं ब्रिटिश जनमत स्वीकार करता है तब तक वो बनी रहती हैं। चौथी सीमा है विधि का शासन। ये ब्रिटिश संविधान का एक, जैसे कहते हैं, आधारभूत विशेषता है विधि का शासन।
यानी कानून के समक्ष सब समान है, शासन कानून का होगा। ये एक तरह से बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। जैसे भारत में केशवानंद भारती के मामले में ये बताया था सुप्रीम कोर्ट ने, बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया था। वैसे ही अगर ब्रिटिश संदर्भ में अगर बेसिक स्ट्रक्चर की बात देखें तो उसमें विधि का शासन एक प्रमुख विशेषता है। तो विधि के शासन के खिलाफ संसद कोई कानून व्यवहारिक दृष्टि से नहीं बना सकती। नेक्स्ट है साहब स्टैट्यूट ऑफ द वेस्टमिनिस्टर 1931, वेस्टमिनिस्टर परिनियम। इसमें यह प्रावधान है कि ब्रिटिश संसद अधिराज्यों के लिए तब तक कोई कानून नहीं बनाएगी जब तक वहां की संसद ऐसा अनुरोध ना करे। अधिराज्य माने जो डोमिनियन स्टेट्स हैं, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे, जो अभी भी ब्रिटिश सम्राट के को औपचारिक रूप से अपना प्रधान मानते हैं, उनके लिए कोई कानून नहीं बनाएगी तब तक। छठा है प्रदत्त व्यवस्थापन, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले डेलीगेटेड लेजिस्लेशन या प्रदत्त व्यवस्थापन का मतलब है कि जैसे संसद जो कानून बनाती है वो एक मोटी रूपरेखा होती है, सारी डिटेल्स उसमें नहीं होती, बाकी डिटेल्स वो प्रशासन के लिए छोड़ देती है। नियम और उपनियम बनाने का काम प्रशासन के लिए छोड़ देती है। और ऐसा बहुत सारी चीजें होती हैं, ये नियम परिनियम बहुत सारे होते हैं। हालांकि संसद की अप्रूवल ली जाती है उनमें, लेकिन संसद व्यवहार में उसको नियंत्रित करने में समर्थ नहीं है। सिद्धांत तो कर सकती है, लेकिन व्यवहार में उनको नियंत्रित नहीं कर पाती। संसद को पता ही नहीं होता क्या क्या नियम बन जाते हैं, संसद उनको औपचारिक स्वीकृति देती रहती है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय संधियां। ये भी ब्रिटिश संसद की सीमाएं निर्धारित करते हैं। हालांकि ये ब्रिटिश संसद द्वारा स्वीकार की गई होती हैं, इसीलिए प्रतिबंधित करती हैं, लेकिन कोई भी संसद जब एक बार उसको स्वीकार कर लेती है, इन संधियों को और इन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को स्वीकार कर लेती है, तो फिर उनका पालन उन्हें करना पड़ता है, उसका उल्लंघन नहीं कर सकते वो। जब अनुमोदन एक बार संसद ने कर दिया तो सामान्यतः वो उसका पालन करती है। तो ये कुछ प्रतिबंध हैं ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता पर, वैधानिक सर्वोच्चता पर। व्यवहारिक प्रतिबंध हैं ये। सिद्धांत है आज भी संसद उतनी ही संप्रभु है जितनी वो पहले थी। तो कहने का मतलब ये है कि ये भी एक अंतर है, वहां सिद्धांत और व्यवहार का जो अंतर मैंने आपसे बताया था विशेषताओं में, वहां भी ये आता है कि सिद्धांत है संसद संप्रभु है, लेकिन व्यवहार में उस पर कुछ सीमाएं हैं, वो निरंकुश नहीं हो सकती। ये है व्यवस्था यहाँ की। चलिए इसी के साथ आज हम बात खत्म करते हैं अपनी। आगे अगले लेक्चर में हम बात करेंगे संसद के बारे में, उसके दोनों सदनों के बारे में, और वो किस प्रकार से कार्य करते हैं, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।